हुआ दिखाई देता है। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके अलावा रणदीप चौटाला मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में समीर जी हैं और उधर प्रशांत टंडन जी और शकील अख्तर जी भी हैं, और थोड़ी देर बाद और भी हरियाणा के ग्राउंड से और भी कुछ साथी हमारे जुड़ेंगे, उन सब से भी आपको वहां की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ चाय की चुस्कियों के साथ। लेकिन सुनिए चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। उसमें मैंने एक ठीक पर्सन को वोट डाला है। यहाँ पर 1 नंबर पार्टी कांग्रेस जा रही है। मैं बड़ी ऑनेस्टली बड़ी साफ बात कहूंगा, और हंग असेंबली देख रहा हूँ। बीजेपी 20 के आसपास है, कांग्रेस कोई 42-43 पे है, और इंडिपेंडेंट और अदर्स 20 से ज्यादा निकल के आ रहे हैं। तो एक हरियाणा बड़ा निर्णायक फैसला करता है। अभी क्या होगा सब बैलेट बॉक्स में है, लोग ही तय करेंगे। जननायक की बात करें, जननायक जनता पार्टी कह रही है हम जीतेंगे इस बारी। देखिए, मैं मेरे मतदाताओं से पूछूंगा, पिछली बार भी क्योंकि मैं ना कांग्रेस की टिकट से खड़ा हो रहा, ना बीजेपी से, ना किसी पार्टी से, इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ। पिछली बार भी इंडिपेंडेंट। ये एक इतिहास है कि किसी आदमी को इंडिपेंडेंट भी दूसरी बार लोग बना रहे हैं। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये चुनाव कैंडिडेट्स का है, पर्सनैलिटीज का है, या पार्टीज का चुनाव। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तीसरे और चौथे नंबर पे, आप भी इस बात को जान रहे हैं। सर अगर हंग असेंबली आती है तो किंग मेकर कौन होगा? देखिए, तो लोगों को एक आदमी नहीं करेगा, बहुत लोग बन के आएंगे। पिछली बार हम 7 थे, हमने पहले समर्थन दिया, फिर 10 जेजेपी वालों ने समर्थन दिया। जो भी बनेगी उसे कम से कम 10-15 लोग साथ और चाहिए, क्योंकि हरियाणा में कभी भी डिस्टेबलाइज हो सकता है। यहाँ तो कोई बड़ा हाउस नहीं है, 90 का है, 5-4 में भी गेम इधर उधर की हो सकती है। तो मुझे लगता है कि एक हंग असेंबली है, सभी चिंतित है कि कौन किसके साथ जाएगा। यानी कांग्रेस की हो सकती है, आप बीजेपी के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, हर के बीजेपी भी यही बात कहती है, कांग्रेस भी यही कहती है, और जो अभी कहीं अपनी सीट ही नहीं निकाल रहा वो भी ये कह रहा है कि मैं सरकार बनाऊंगा। देखिए, मैं मेरे मतदाता कहेंगे वहाँ जाऊंगा, मुझे वो बना रहे हैं। यानी कांग्रेस भी हो सकती है? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। जो मतदाता कहेंगे चुनने के बाद उन्हें कहूंगा बोलो क्या फैसला, मेरा फैसला करेंगे। आप जनता के साथ ही रहेंगे? मैं जनता के साथ, नहीं, मैं जनता के साथ, मैं जो मेरे लोग कहेंगे उनके साथ। जज्बा से हमारा आपस में डबवाली में मेरा उनमें एक समझौता है, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, मेरी करें वो हमारा है। ये डिपेंड करेगा कि उस वक्त हमारी। तो आप सुन रहे थे रणजीत चौटाला, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का समर्थन किया था पिछले चुनाव में, निर्दलीय जीते थे उस समय भी, बीजेपी का समर्थन किया, और अब फिर से बीजेपी का साथ छोड़कर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी तरफ जा सकते हैं, और ये साफ साफ झलक रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पर इनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा यहाँ से जो इनकी बात है, इसके अलावा एक आध और भी बाइट सुनाना चाहता हूं, और बहुत महत्वपूर्ण है अलग अलग लोगों की बातें सुनना, अलग अलग लोगों की बातें समझना। वर्धन यादव हैं, बादशाहपुर गुरुग्राम से हैं, इनका भी इनकी बाइट भी आपके पास रखेंगे हम। और ये कांग्रेस से बहुत कम उम्र के हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, गुरुग्राम बादशाहपुर सीट से। इन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका बेटा, आपका भाई वर्धन यादव। आज लोकतंत्र का महापर्व है और बादशाहपुर के भविष्य का निर्माण होने जा रहा है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने बूथ तक पहुंचें और मतदान अवश्य करें। मतदान करके मैं अभी बादशाहपुर से निकला हूं, और इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं कि संविधान को मजबूत करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, अपने बूथ तक पहुंचें, और याद रखें, बिना घबराए, बिना डरे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल करके मतदान करें। तो वर्धन यादव बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। समीर जी, शायद आप इनके एरिया में गए थे, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, क्या कुछ है इनके एरिया में, कितनी मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं, युवा नेता हैं। बिल्कुल, बादशाहपुर में, और जो गुड़गांव से ये दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है, और एक तरह से है तो ज़्यादातर हिस्सा उसका ग्रामीण इलाके में, लेकिन गुड़गांव के आसपास के सारे जो ग्रामीण इलाके भी हैं वो शहरी जैसे ही हैं, और अंदाज़ भले वहाँ ग्रामीण का है।
और वर्धन यादव को लेकर युवा नेता हैं, और जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर भी रहे थे कि एक तो वहाँ सरकार से नाराज़गी, कांग्रेस के प्रति एक रुझान, राहुल गांधी का फैक्टर, और उस पर एक युवा नेता, तो बहुत एक मजबूत स्थिति में वर्धन यादव वहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि तब बिल्कुल शुरुआती दौर था चुनाव प्रचार का जिस समय हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन वर्धन यादव को लेकर चर्चाएं काफ़ी हो रही थी। युवाओं में एक उत्साह था और कि अपना यंग लड़का है और सारी चीज़ें हैं। दूसरे जो अभी हमने बात की थी परिवार रजिस्टर वाली बात, वो मुद्दा वहीं पर उसी क्षेत्र में, उसी इलाके में, बहादुर ये बादशाहपुर के इलाके में ही हमको पहली बार वहाँ पर लोगों के बीच में इसकी जानकारी मिली थी और उसका बड़ा विरोध था, जिसको बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने अपनी सभाओं में उठाया और कहा कि वो आने पर इसको ख़त्म कर देंगे, इस तरह का रजिस्टर जो बनाया गया है जिसमें लोगों का, उनको जो सोशल वेलफेयर स्कीम की जो सुविधाएं मिल रही हैं, फ़ायदे मिल रहे हैं, उनको छीनने की एक कोशिश है, साजिश है। ये वहाँ के लोगों का आरोप था। तो ये अभी जो सुना हम लोगों ने वर्धन यादव को, ये वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी उत्साह है उनको लेकर मतदाताओं में। जी बिल्कुल, काफी उत्साह है, यंग युवा नेता हैं और कांग्रेस पार्टी कहां कहां कैसे कैसे मजबूत है ये हम बता रहे हैं। उसके साथ साथ हरियाणा का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी यहां जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, क्या वो मजबूती 90 सीटों पे है, क्या कांग्रेस यहां सरकार बनाने जा रही है, क्या बीजेपी इस बार सरकार पर यानी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएगी, ये सब कुछ अगर जानना है तो एग्जिट पोल देखिए। आज शाम 5 बजे से लगातार हमारे चैनल पे हमारे साथ 2 साथी, वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी, एक बार जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। और यहां प्रशांत जी, जब आप भी उस एरिया में थे और खासकर राहुल गांधी जिस एरिया में धान की फसल बोने गए थे, उस एरिया में आप गए थे, वहां की महिलाओं से भी आपने खूब बात की, किसानों से खूब बात की, क्या कुछ आपको नजर आया? पहलवानों के बीच भी गए, अखाड़े में गए, क्या कुछ वहां नजर आया? जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या उसके जरिए हम हरियाणा के आज जब वोटिंग हो रही है इसको समझ सकते हैं? प्रशांत जी। हरियाणा की महिलाएं दबंग महिलाएं, हिम्मती महिलाएं हैं। वो अखाड़े में लड़ती हैं, मेडल लाती हैं, चाहे वो विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो। फिल्में बनी इनके ऊपर, आमिर खान ने फिल्म बनाई है। और किसानों खेत में काम करती है, मेहनत का काम करती हैं, गाय भैंस पालती हैं, दूध दूती हैं। तो ये हरियाणा की महिला इकोनॉमिकली और सोशली बड़ी एम्पावर्ड महिला है। आप उनसे बात कीजिए तो वो हिचकती नहीं है बात करने में, क्या कैमरे के सामने भी। आप देखिए, वो हम लोग जब खेतों पे खड़े होकर बात कर रहे थे, या जिन्होंने गाय भैंस पाली हुई थी, जहाँ पे हम लोगों ने चूरमा खाया था, वहाँ की महिलाओं से बात की। उस महिला से बात की जिसका आंखों का ऑपरेशन राहुल गांधी ने करवाया, या एक 100 साल की महिला, वो भी किस तरीके से बात कर रही है। तो हरियाणा में महिला बहुत एम्पावर्ड है और वो इंडिपेंडेंट है मताधिकार में भी, और वो उसका असर हमको दिखाई देगा। एक अभी आपने बड़ी मजेदार साउंड बाइट सुनाई रंजीत चौटाला की, रानिया से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। आप देखिए कि सुबह 10 बजे से पहले वो मीडिया के सामने बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हंग असेंबली आएगी तो वो बीजेपी का साथ दे सकते हैं। ये सुबह 10 बजे कहकर वो अपना चुनाव बिगाड़ रहा है। ये साउंड बाइट उनके कंस्टिट्यूएंसी में घूम जाएगी। अब तक जब तक हम लोग बात कर रहे हैं वो लोगों के मोबाइल फोन पे चली गई होगी और उसका असर हो जाएगा। तो कई बार बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन भी मीडिया से कब क्या बात करनी चाहिए उसमें चूक जाते हैं। आप देखिए, विनेश फोगाट ने कितनी होशियारी से बात की कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसका इस्तेमाल उनके खिलाफ हो सके। लेकिन चौटाला साहब ऐसी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी पार्टी के टिकट पे नहीं, फिर भी वो ऐसी बात कर रहे हैं। और जब वो मान रहे हैं कि माहौल कांग्रेस का है उसी बाइट में, और ये भी संकेत दे रहे हैं कि पिछली बार में बीजेपी का साथ दिया था, इस बार भी दे सकता हूँ हंग असेंबली आएगी तो वो अपना ही एक नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए,
हरियाणा में जो तमाम सारे इश्यूज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है दमन, वहाँ पे किसानों का दमन। और हम लोगों ने, राजीव जी, अपने जीवन में तमाम मकबरे देखे हैं, बादशाहों के मकबरे देखे हैं, लेकिन जब हम लौट रहे थे हरियाणा से तो सिंघू बॉर्डर पे हमने दमन का मकबरा भी देखा। वो सिंघू बॉर्डर जहाँ पे संगीनें लगाई गई थी, पुलिस का दमन हुआ था किसानों के खिलाफ, वहाँ अभी बैरिकेड रखे हुए हैं। वो बैरिकेड वहाँ मौजूद है कि किसान कभी भी दिल्ली की तरफ आए तो वो बैरिकेड दोबारा खड़े कर दिए जाए। और ये जनता को याद दिलाने के लिए कि ये है, वो सारी निशानियां वहाँ छोड़ी हुई हैं। वो दमन का मकबरा वहाँ मौजूद है, दिल्ली पुलिस का या हरियाणा पुलिस का, जिसका भी हो वो। तो हरियाणा के चुनाव का जो पूरा प्रोसेस है वो ही बता रहा है कि रिजल्ट क्या होगा। एक और बात, अभी आपने कहा कि जींद में 13% वोट हुआ अभी तक, 9 बजे तक की खबरें आई। देखिए, जींद वहाँ का पॉलिटिकल कैपिटल है हरियाणा का। जींद में अगर मतदान बहुत ज़्यादा हो रहा है और बढ़िया उत्साह है लोगों का, तो आप ये मानिए कि पूरे हरियाणा में उत्साह में मतदान होगा। और अभी क्योंकि नवरात्र भी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा रीशेड्यूल किया कि नवरात्र के बीच में चुनाव आए, तो वो उसका भी असर है। सुबह लोग अपना नहा धो के पूजा पाठ करके तब जाएंगे। खेती, क्योंकि हरियाणा एक खेतीहर राज्य है, खेती किसान लोग पहले खेतों में काम करेंगे, पहले अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे, उसके बाद वो चुनाव वोट डालने जाएंगे। तो चुनाव, और हरियाणा में तो चुनाव में मतलब गांव के गांव एक साथ चुनाव डालने, पूरा गली एक साथ चुनाव डालने जाती है वहाँ पे। तो हम देखते हैं कि हुक्का की बहुत परंपरा है, और हुक्के लग गए होंगे वहाँ तमाम चौपालों में, और वो उसके बीच में वो तय करते हैं, और वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। राजीव जी, हरियाणा के चुनाव मैंने देखे हैं, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी, तो पोलिंग सेंटर से कोई 200-300 मीटर दूर जहाँ तक भी अलाउड हो, वहाँ 5-6 बुजुर्ग हुक्का लेके बैठ जाते हैं, और वो जो भी लोग जा रहे हैं सबको जानते हैं, नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो वो एक अपना एक अलग उनका स्टाइल है कैंपेन करने का। और इस हरियाणा की यात्रा में हुक्के का मजा मैंने भी लिया, लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए तो तस्वीर आपकी वायरल कर दूं। खैर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, हरियाणा के इस चुनाव में हुक्के का भी बड़ा योगदान रहता है। न सिर्फ इस चुनाव में बल्कि हरियाणा के ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों में। हमारे साथ जुड़ गई हैं बुशरा खानम, हमारे साथी। बुशरा जी, आपका स्वागत करता हूं। और हरियाणा के चुनाव को, जिंद का जिक्र कर रहे थे, जिंद को बहुत नजदीक से आपने कवर किया है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें देखिए आप, जो आप देख रहे हैं, हम सबके बीच राहुल गांधी हाथ में बुके लिए हुए, फूलों का गुलदस्ता लिए हुए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं वहां कोल्हापुर। और अभी से थोड़ी देर बाद 11 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे, और उसके बाद 12:30 बजे संविधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी का आज कार्यक्रम। दूसरी तरफ उधर पुणे कोर्ट से राहुल गांधी को सावरकर पर दिए हुए जो बयान है उस पर समन भेज दिया गया है। तो ये सब कुछ होगा, अभी ये सारी चीजें होंगी, होती रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी अनवरत आगे बढ़ रहे हैं अपनी बात। एक तरफ जहां इधर हरियाणा की बात हो गई, हरियाणा में आज मतदान की प्रक्रिया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी पहुंच गए हैं उधर महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में। और उधर राहुल गांधी का पीछा करते हुए नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं उसी महाराष्ट्र में, वाशिम में और ठाणे में, जहां कुछ परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और कुछ घोषणाएं करेंगे, और यहां से कहीं ना कहीं चुनाव को साधने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज तारीख है 5, और ठीक 5 दिन बाद सूत्रों के अनुसार घोषणा हो रही है चुनाव की, महाराष्ट्र चुनाव की और झारखंड चुनाव की। यानी 10 तारीख को महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की घोषणा, विधानसभा चुनावों की घोषणा। लेकिन उससे पहले जितना बांट सकते हो, जितने वायदे कर सकते हो कर लो, और बाद में देखा जाएगा। चुनाव के बाद करने की इच्छा होगी करेंगे, नहीं करने की इच्छा होगी नहीं करेंगे, बादशाह हम ही हैं। लेकिन
बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जरा सुनते हैं, देखते हैं, पहले पढ़ते हैं कि क्या कुछ ट्वीट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा को लेकर। हरियाणा चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उस ट्वीट को देखेंगे और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बुशरा जी, तब तक आता हूं जब तक वो ट्वीट हमारे पास बीच आता है। जिंद, जुलाना और वहां पर विनेश फोगाट, आपने भी बात की थी विनेश फोगाट से। विनेश फोगाट बहुत ही सधे हुए अंदाज में एक पॉलिटिशियन की तरह अपनी बात रख रही हैं और यही बात बीजेपी को अखड़ती है, कहती है, खटकती है, अखड़ती नहीं खटकती है, कहती है बीजेपी की ये तो पहले से पॉलिटिशियन थी और देखो पहले से ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती थी, सब कुछ किया जो यहां जंतर मंतर पे हुआ वो सारी नौटंकी थी, महिला पहलवानों को इकट्ठा करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश हुई। ये सब बात कहती हुई बीजेपी नजर आती है, बीजेपी के समर्थक नजर आते हैं, आएंगे उस पर, लेकिन पहले जरा देख लेते हैं क्या कुछ लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं, आज हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान हो रहा है। मेरी हरियाणा के 36 बिरादरी समेत सभी लोगों से अपील है कि वोट जरूर डालें। आपका एक वोट हरियाणा को खुशहाली और सामाजिक न्याय के पथ पर ले जाएगा। ईवीएम पर वोट डालने से पहले ये याद रखें कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, गांवों और शहरों की बदहाली, पहचान पत्र में धांधली, महिला सुरक्षा, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता के अलावा हरियाणा को कुछ नहीं मिला है। सत्ता के लालच में हरियाणा के विकास का बंटाधार हुआ है। आज का आपका एक वोट इन सब पर विराम लगा देगा। हरियाणा फिर से तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा। अगर हरियाणा का भविष्य बदलना है तो ईवीएम बटन दबाने की गूंज दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए ताकि पूरी तरह बदलाव हो सके। मैं अपने युवाओं से, खासकर पहली बार वोटिंग करने वाले नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र के इस उत्सव में जरूर भागीदारी बने। ये लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहां हरियाणा के वोटर्स को देते हुए यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन बढ़ते हैं यहां से आगे, ऐसे मैसेजेस तमाम नेताओं के आ रहे हैं और वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हरियाणा में सुबह 9 बजे तक 9.53% की वोटिंग हुई है। अब यहां से और क्यों इतना कम वोटिंग है इसके बारे में प्रशांत टंडन जी बता रहे थे, समीर जी बता रहे थे, शाकिल जी के पास भी आऊंगा, लेकिन उनसे पहले जरा बुशरा जी आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो विनेश फोगाट हैं, ये फैक्टर कितना काम कर रहा है हरियाणा चुनाव में। आप बहुत नजदीक से एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बार गई हैं जुलाना, इसलिए भी समझना चाहता हूं। राजीव जी, ये सिर्फ जुलाना तक महदूद नहीं है, ये जुलाना तक लिमिटेड नहीं है। आप पूरे हरियाणा में, क्योंकि पूरे हरियाणा में मैं घूमी हूँ, तमाम जिलों में, अलग अलग जगहों पर जितना मुमकिन हो सका वहां उन जिलों में जाकर मैंने जब लोगों से बात की है तो ये मुद्दा सिर्फ जुलाना तक नहीं है। क्योंकि हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में बेटियों की इज्जत, बेटियों का वकार, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महिलाओं तक लिमिटेड मुद्दा नहीं है, बल्कि जब आप पुरुषों से बात करते हैं तो वहां पर भी वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं, हमारी बेटी के साथ ये किया गया, हमारी बेटी को सड़कों पर खींचा गया, हमारी बेटी के चेहरे पर जूते रखे गए, हमारी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। तो ये अना का मामला है अब हरियाणा के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन नेगेटिव कैंपेन था। पूरा कैंपेन आप शुरू से देख लीजिए, नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जितने भी स्टार प्रचारक उनके रहे या कैंडिडेट की हम बात करें, उनका पूरा कैंपेन नेगेटिव और कांग्रेस का पूरा कैंपेन पॉजिटिव था कि आगे वो क्या करेंगे। वो ये सब बताते हुए नजर आए कि रोड मैप आपके लिए वो पेश करें कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। और वहीं जब आप बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी सिर्फ कांग्रेस को कोसती हुई नजर आई और अपने अगर वो आती है सत्ता में तो वो क्या करेगी उसके पास कोई रोड मैप नहीं था, बल्कि कांग्रेस की वो नकल करती हुई नजर आई। विनेश का फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण है और महिलाएं जितना मुखर होकर बोलती हैं उससे ज्यादा पुरुष मुखर होकर बोलते हैं विनेश को लेकर। विनेश एक इमोशन है, विनेश सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं रह गया है बल्कि पूरे हरियाणा में एक इमोशन बन गया है। वो एक जज्बा है, वो एक जज्बात है और उसको लेकर लोग वोट कर रहे हैं। ये जो वोटिंग परसेंटेज है राजीव जी, इस वोटिंग परसेंटेज को हमें अलग अलग जिलों और अलग अलग इलाकों में बांटकर भी देखना होगा कि जो शहरी इलाके हैं, जीटी रोड बेल्ट, अहिरवाल बेल्ट, दक्षिण हरियाणा और सेंटर हरियाणा, इन दोनों जगहों पर वोटिंग परसेंटेज क्या है, क्योंकि उससे ये डिसाइड होगा। क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद लग रही है कि ये जीके करनाल रोड बेल्ट जो है, अहिरवार बेल्ट या दक्षिण हरियाणा, यहाँ से उसको कुछ सीटें आ सकती हैं। और खासतौर पर शहरी इलाकों में अगर वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है। और जिन हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा, इन तमाम जगहों पर अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है तो ये कांग्रेस के लिए काफी खुशी की खबर हो सकती है, क्योंकि अलग अलग एरिया में लोग, अलग अलग पॉलिटिकल और सोशल स्थितियां हैं और उसके हिसाब से लोग निकलकर बाहर वोट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने विनेश की जो आपने बात की, तो विनेश का मुद्दा सिर्फ हरियाणा की एक सीट जिन तक नहीं है। और जब प्रियंका गांधी वहां पर गई थी, जब उन्होंने विनेश के लिए वहां पर वोट मांगे थे, तो उन्होंने बहुत इमोशनल अपील की थी और विनेश ने भी बहुत इमोशनल अपील की थी। वो एक सदे हुए राजनीति की तरह तो नहीं, बल्कि हरियाणा की बेटी की तरह बात करती हुई नजर आती हैं। वो उनके साथ जो जुल्म हुआ उसकी वो बात करती हैं। और आपने देखा होगा कि वो प्रधानमंत्री ने उनको बात करने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने खुलकर अब ये बात की, लेकिन उन्हें बात करने से मना कर दिया क्योंकि वो अपने इमोशंस का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। जितनी नाराजगी खट्टर को लेकर है, नायब सिंह सैनी को लेकर है, उससे कहीं ज्यादा नाराजगी नरेंद्र मोदी को लेकर है। लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो कर कर नहीं दिखाते हैं, यानी कि जो उन्होंने कहा वो कभी नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, दीपेंद्र हुड्डा पढ़े लिखे हैं और हमें उनकी बातों पर यकीन होता है। हमें लगता है कि वो जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, जैसे संवाद कर रहे हैं, जैसे अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से एक अलग तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं, हमें उनकी बातों पर यकीन होता है। और हमें लगता है कि वो अगर एक पढ़ा लिखा शख्स अगर आएगा, जाहिर सी बात है हरियाणा में तो राहुल गांधी नहीं आ सकते, यानी कि उनके नेतृत्व की सरकार अगर बनेगी कांग्रेस की, तो जैसे उन्होंने दूसरे राज्यों में किया है वो हरियाणा में भी वो तमाम काम करके दिखाएंगे। तो ये यकीन बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं है। इतनी नाराजगी है राजीव जी, जब आप लोगों से बात करें, जब मैं उत्तर प्रदेश में गई थी, लोकसभा चुनाव मैंने कवर किया और अब जब विधानसभा कवर किया हमने, तो इसमें मोटे तौर पर दो फर्क नजर आते हैं। जब आप लोकसभा में लोगों से बात करते थे, लोग डरते थे बात करते में और बहुत मुश्किल होता था कि लोगों से हम कुछ निकलवा सके। लेकिन हरियाणा बिल्कुल अलग है। हरियाणा में कोई लाग लपेट नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाते हैं। उन्हें जो कहना होता है वो खुला बिल्कुल आपके सामने कहेंगे। अगर उन्हें नरेंद्र मोदी से नाराजगी के लिए उन्हें अगर उस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल भी करना हो जो शायद हम अपनी स्क्रीन पर ना दिखा सके, तो वो भी करेंगे। तो हरियाणा किसी तरह से ढक छुप के कोई बात नहीं करता, जो कहता है सीधा कहता है, सपाट कहता है और इसमें किसी तरह से वो इफ एंड बट्स नहीं लगाता है। और यही सबसे बड़ी मुश्किल भी है। और आप ये देखिए कि 4 रैलियां नरेंद्र मोदी ने की, 22 और 23 कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने रैलियां की और उन रैलियों में चंद हजार की भीड़, और मैंने लगभग 4 रैलियां राहुल गांधी की कवर की। एक एक लाइन पर जिस तरह से लोग तालियां बजा रहे थे, जो उत्साह था युवाओं में, जिस तरह का जोश था, वो साफ तौर पे लगता था कि ये बुलाई हुई भीड़ बस में बिठाकर नहीं लाई गई है, बल्कि अपने मन से लोग जुड़ रहे हैं मुद्दों से और इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। पैर रखने की जगह नहीं होती थी उन बड़ी बड़ी अलग अलग मंडियों में जो उनकी सभाएं हुई हैं। तो ये एक राहुल गांधी का क्रेज है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, बट जो मैंने जमीन पर देखा है वो मैं सच्चाई जरूर बताऊंगी कि राहुल गांधी एक नेशनल पॉलिटिकल हीरो के तौर पर उभर गए हैं। लोग उनको देखना और सुनना पसंद करते हैं। जो बात पहले नरेंद्र मोदी के लिए होती थी, वो बात अब पूरी की पूरी राहुल गांधी के लिए होती है और लोगों को उनकी हर बात पर यकीन होता है। और विनेश तो एक कैंडिडेट नहीं रह गई है राजीव जी, वो एक जज्बा है, वो एक इमोशन है पूरे हरियाणा में। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बुशरा जी, और हम पत्रकार हैं और हम किसी की तारीफ भी कर सकते हैं, किसी की बुराई भी कर सकते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। तो इसमें लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए और बिल्कुल ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की तरह नहीं साउंड करना चाहते हैं, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और ये अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर एक जर्नलिस्ट अपनी विवेचना करता है, विश्लेषण करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को जब वो खाक छानता है तो बहुत कुछ देखता है, उसी आधार पे कहता है। और हमारे साथी बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, वो बहुत जो दर्शक साथी हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।
शकील जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा भूपेंद्र हुड्डा की इस बाइट को दिखाना चाहता हूं। और उससे पहले एक तस्वीर और आप देख रहे थे, उस तस्वीर में आपने नवीन जिंदल को देखा। नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर आए हैं वोट करने के लिए। हालांकि गाड़ियों की कमी नहीं है। और नवीन, ये देखिए जो तस्वीर है, घोड़े पे नवीन जिंदल हिसार से सांसद हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, और इनके पास न सिर्फ घोड़े हैं बल्कि इनके पास गाड़ियां भी बहुत हैं, कारें, और इसके अलावा इनके पास खुद का प्लेन भी है। तो इसीलिए और कांग्रेस के अब तो बीजेपी में हैं, तो बीजेपी को अपनी प्लेन की मदद देते हैं, यानी जहाज की मदद देते हैं। पहले कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में मदद देते थे, और चुनाव प्रचार में कई बार इनके प्लेन में बैठ के मैं भी गया हूं, इसलिए मैं भी कह रहा हूं। तो उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं। जो आप कह रही हैं वही बात मैं भी कह रहा हूं कि हम लोगों को अपने काम में जाना पड़ता है, लोगों से बात करने के लिए। लोग जहां बोलते हैं यहाँ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, तो उनकी गाड़ी में बैठते हैं। हमारी गाड़ी में तो कोई बैठना चाहता नहीं, क्योंकि हमारी गाड़ी उनकी गाड़ी के बरक्स बहुत उस हिसाब की होती नहीं है, वो बैठना पसंद भी नहीं करते हैं। प्रशांत जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं, शकील जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच भूपेंद्र हुड्डा ने जो कुछ कहा है जरा सुनते हैं, फिर शकील जी के पास आता हूं। सुन मतदाताओं से यही है शांति और अपने जो मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग करें। जो रिपोर्ट मिल रही है, लोग बड़े भारी जोश में है और मतदान अच्छा हो रहा है। क्या मुद्दे आपको लग रहा है ग्राउंड पे काम करेंगे? हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या सबसे अहम मुद्दा लग रहा है इस चुनाव में, जो जिसको कांग्रेस सक्सेसफुली मुद्दे हैं ये भी। तो भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे हैं, कहते हैं ना मैं टायर्ड हुआ हूं ना रिटायर हुआ हूं, पहले भी बोल चुके हैं। और भूपेंद्र हुड्डा का इंटरव्यू बुशरा जी ने लिया था, उनसे भी यही बात इन्होंने कही थी। और हालांकि ये बात यहाँ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक मजे हुए राजनेता हैं और ये जानते हैं कि हवा का रुख क्या है और कैसे हवा के रुख को बदलना है। आप याद कीजिए 2019 का चुनाव, मुझे जहां तक ध्यान है, शकील जी और बेहतर बताएंगे, महीना या 1.5 महीना पहले इनको कमान सौंपी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत ही गहमा गहमी घमासान का आलम था, और वैसे में 31 सीटें कांग्रेस की झोली में आना कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा रोल था 2019 में। क्या वैसा ही रोल इस वक्त भी हम देख सकते हैं? आने वाले रिजल्ट पे उसका प्रभाव देख सकते हैं? शकील जी, कैसे देखा जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि जो आपने कहा कि 2019 में 1-1.5 महीने पहले कमान सौंपी गई थी, सही फैसला किया था राहुल ने, मगर आदमी बहुत गलत साथ लगा दिया था गुलाम नबी आजाद को। गुलाम नबी आजाद इससे पहले यूपी का चुनाव हरवा चुके थे कांग्रेस को बुरी तरह, और उसके बाद उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी दे दी गई। तो गुलाम नबी आजाद कई कामों के लिए बड़े मशहूर हैं, और अब ये बहुत सारे लोग खुद उनकी पार्टी के बताएंगे, उनके नजदीक के बनाएंगे कि मोदी जी कि इस बात के लिए हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। कोशिश कर रहे हैं, एक अलग से लेख भी लिखे मोदी जी की तारीफ में, कि मोदी जी ने इस चुनाव में जिस तरह गुलाम नबी आजाद को उनकी औकात दिखा दी, कश्मीर में बीच चुनाव में उन्हें घर बिठा दिया, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे विश्वासघातियों के साथ में यही सलूक होना चाहिए। और अभी चुनाव के बीच में उन्होंने खुद ने ये बात मान लिया कि अब मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, और मेरे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने आप लड़े या न लड़े, विड्रॉ करना है विड्रॉ कर ले। खैर, तो 2019 का चुनाव में बहुत सारी चीजें हुई थी और उसमें बहुत सारे विश्लेषण करे जा चुके हैं। उस टाइम भी यही जो गुटबाजी है कांग्रेस की, इसी ने 31 सीटों तक उसको रोक दिया था, नहीं तो वो चुनाव भी बीजेपी हार रही थी। लेकिन इस चुनाव में जैसा कि हम कहते हैं कि राहुल ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया, तो उसने इन सारे लोगों के उन मंशाओं को खत्म कर दिया। अभी जो आप बता रहे थे चौटाला का, निर्दलीय प्रत्याशी का, जो वो चाह रहा था, ऐसे कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, राहुल को ताकत नहीं मिले, और ये चाहने वाले राहुल के अपने
खास लोग भी हैं। खैर, अभी आप बहुत सारी बातें हो गई हैं कुछ, लेकिन बोलना पड़ेगा। नवीन जिंदल का आप जिक्र कर रहे थे, घोड़े पे बैठकर आने का, और बता रहे थे कि उनके पास गाड़ियां भी बहुत हैं, जहाज भी हैं, सब कुछ है, मगर कमी है इतनी, वफा नहीं है। ये भी दूसरे गुलाम नबी आजाद हैं। कांग्रेस ने इन्हें क्या नहीं दिया, और बीजेपी ने क्या किया कि इनकी माताजी को भी टिकट नहीं दिया। अनुपयोगी, वहां पे जो अनुपयोगी हो जाएगा उसको उठा के साइड कर दिया जाएगा। आडवाणी जी जैसे आदमी, आडवाणी से बड़ा नेता बीजेपी में कोई नहीं हुआ आज तक। सर्वकालिक सबसे बड़ा नेता जिसने बीजेपी को बनाया है वो लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी में इतने कार्यकर्ता उन्होंने बनाए, हर जिले में, हर गांव में बीजेपी को इतना मजबूत बनाया। पहली बार सरकार बनवाई, उनकी रथ यात्रा का ही ये नतीजा था कि बीजेपी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उन आडवाणी का क्या हाल कर दिया। तो नवीन जिंदल की माताजी क्या है, अब वो घोड़े पर बैठकर आ जाएं या किसी पर भी आ जाएं, नवीन जिंदल ने साबित कर दिया कि वो बहुत छोटे आदमी हैं, वेरी वेरी स्मॉल मैन। और जो कांग्रेसी और पत्रकार भी देखे हमने, वो सब जो उनके साथ और पीछे लगे रहते थे, उन सबको भी मालूम पड़ गया है कि ये आदमी जो है जहां भी इसको सत्ता दिखेगी वो वहां जाएगा। नेक्स्ट एक बुशरा जी सामने हैं, तो हम इन्हें मुबारकबाद कह दें। हमने इनके बहुत सारे रिपोर्टिंग देखी है, और अभी जिस तरह बता रही थी, ये ग्राउंड में गई हुई जानकारियां और उससे पैदा हुआ कॉन्फिडेंस होता है। उन्होंने चीजों को जिस अच्छी तरह देखा है। देखिए, जो भी रिपोर्टर ग्राउंड में जाएगा और ग्राउंड में जाकर लोगों की सुनेगा, उसके पास अपनी समझ होगी। वो खुद बोलेगा नहीं और लोगों से सुनने और समझने की कोशिश करेगा, तो वो उसके बाद चीजों की समझ होगी। आज गोदी मीडिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि एक तो ग्राउंड में जाता नहीं है, जाता है तो सड़क के किनारे जो चाय का ठिया होता है या पान की दुकान होती है वहां खड़ा हो जाता है, और तीसरे वो लोगों को बोलने नहीं देता, अपना ज्ञान बताता है। इसीलिए उसके जो सारे आकलन होते हैं या जो सर्वे होते हैं वो गलत होते हैं, वो सही हो नहीं सकते कभी भी। आप 10-20 किलोमीटर अंदर गांव के चले जाइए और वह चुपचाप सुनिए, तो आपको सारी तस्वीरें आपके दिमाग में साफ हो जाएंगी। खैर, तो बुशरा ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी है और हमने देखा उसको, और अभी भी जिस तरह उन्होंने विश्लेषण किया वो बहुत ही सही विश्लेषण था। लेकिन अब एक बात और हम कहना चाहेंगे कि राजीव जी, जो असली खेल है, जो अभी आपने खुद ही बताया, वो 500 तारीख निकल गई, अब हो गई, वो 8 को शुरू होगा और 8 के बाद शुरू होगा। ये जो आपने कहा कि 10 तारीख को घोषणा होने वाली है संभावित महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव, उनकी नींव जो है वो 8 तारीख रखने जा रही है। 8 को अगर कांग्रेस हरियाणा जीत गई और इंडिया गठबंधन जो है जम्मू कश्मीर जीत गया, तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड भी बीजेपी के हाथ से, मोदी जी के हाथ से पूरी तरह निकल गया। ये जो अभी निराशा है कि उन्होंने 1 तारीख के बाद वहां पे रैली करना बंद कर दी थी, महाराष्ट्र और झारखंड में वो और जल्दी बंद कर देंगे। देखिए, झारखंड में बहुत बुरी स्थिति है बीजेपी की, महाराष्ट्र में उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति है। इसीलिए वहां पे चुनाव जो है टाले गए, साथ में नहीं कराए गए। जो राहुल गांधी ने 240 पे रोका है मोदी जी को, उसके बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, और यहां का जो माहौल है वो बता रहा है कि लोग अब झूठ से तंग आ चुके हैं, और राहुल ने जो उन्हें हिम्मत दी है, जो डर खत्म किया है, तो उसकी वजह से वो बोलने लगे हैं। समस्या सबसे बड़ी यही थी कि लोग बोल नहीं पा रहे थे, डर उनके अंदर तक बैठा हुआ था कि कोई सुन लेगा। आपको मालूम होगा, हमने शायद बताया होगा कि पहले स्थिति यह थी कि बीजेपी के मिनिस्टर, बड़े मिनिस्टर, अपने ड्राइंग रूम में वहां बात करने से डरते थे और पीछे ले जाते थे किचन गार्डन की तरह। मेन लॉन में भी नहीं, मेन लॉन में भी उन्हें डर लगता था कि कहीं कुछ है। वो जो मोदी जी कहते हैं कि मैंने ड्रोन भेज दिया है, वो मालूम करके ले आएगा, तो लगता था कि ये हवा में कुछ कैमरे लगे हुए हैं कि लटक रहे हैं। वो ऐसी जगह ले जाके बात करना चाहते थे कि कोई सुन ना पाए, और वहां भी डरते डरते एक आध बात ही करते थे। अब वो डर खत्म हो गया। अब आप किसी भी बीजेपी के नेता से बात कर लीजिए, वो बोलेगा। संजय जोशी का नाम आना ही, एक लास्ट बात,
संजय जोशी का नाम आना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, चाहे वो अफवाह हो, चाहे आ पाए चाहे ना आ पाए। संजय जोशी का जब बर्थडे होता था तो बीजेपी के नेता उनको बर्थडे विश तक नहीं कर पाते थे, उसमें भी लिखाई लगी रहती थी कौन बर्थडे विश करने गया है। तो आज डर खत्म हो गया है और उस डर खत्म होने का नतीजा बहुत जल्दी देखेंगे कि पूरे देश में क्या होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संजय जोशी का जिक्र यहां क्यों कर रहे हैं शकील जी? इसलिए क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उनका नाम भी आ रहा है, पिछले दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। और अगर संजय जोशी बनते हैं तो माना जाता है कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच 36 का आंकड़ा है। क्या ये दोनों एक साथ आएंगे या यहां से बीजेपी के अंदर खाने कुछ और परिस्थितियां बदलते हुए हम देखेंगे? ये सब कुछ देखेंगे। उधर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में और थोड़ी देर बाद 11 बजे वो अनावरण करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का और उसके बाद वो अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे जिसमें संविधान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये उधर चल रहा है। इधर सुबह 7 बजे से पोलिंग चल रही है हरियाणा में, वोटिंग मतदान जो कह लें, और उसमें 90 सीटें, 90 की 90 सीटों पर और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस पे। इसी बीच बीजेपी के कद्दावर नेता हैं अनिल विज, जानते हैं आप, गृह मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हूं और आज भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जरा सुन लेते हैं अनिल विज को, बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे बीजेपी के अंदर खाने यहां बवाल मचा हुआ है उसका एक नमूना है। सुनिए, देखिए। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो आज के इस दिन को लेकर और अपनी जीत की सुनिश्चितता को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए तमाम कांग्रेस दावा भी कर रही है